आप सबको जोहार। और आज है तारीख 1 दिसंबर 2024 रविवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नज़र डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि निकल कर आ रही है झारखंड के मौसम को लेकर। बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम से उठा प्रचंड चक्रवाती तूफान फेंगल 6 घंटे तक 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी पश्चिमोत्तर की ओर बढ़ा है। और इस चक्रवाती तूफान की वजह से झारखंड के कई जिलों में बारिश के आसार भी हैं और बारिश हो भी रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के अभिषेक आनंद ने बताया है कि फेंगल, जिसे फेंजल चक्रवाती तूफान भी कहा जा रहा है, के असर से झारखंड के कुछ जिलों में वर्षा होगी और कहीं बूंदाबांदी भी होगी, तो कहीं तापमान में वृद्धि होगी। और इसी संबंध में मौसम वैज्ञानिक ने यह भी कहा है कि चक्रवाती तूफान फेंगल पुडुचेरी से 120 किलोमीटर, चेन्नई से 110 किलोमीटर, नागपट्टिनम से 200 किलोमीटर और त्रिंकोमाली से 420 किलोमीटर दूर है। मौसम वैज्ञानिक ने यह भी बताया है कि 30 नवंबर की रात को कराईकल और महाबलीपुरम से इस चक्रवाती तूफान के गुजरने की संभावना है और 30 नवंबर की देर शाम यह 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरेगा और इसके असर से झारखंड के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा हो सकती है। और इसके बाद 1-2 दिन में यहाँ पर न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की जो वृद्धि है वो होगी और इसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 1 दिसंबर को झारखंड में सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा और धुंध छाया रहेगा और इसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। दक्षिणी हिस्से यानी कि कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसुआ, साथ ही साथ यहाँ पर सिमडेगा जिले में कहीं कहीं वर्षा होगी। और जब मैं आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ तो तब भी बारिश हो ही रही है और ये भी बोला जा रहा है कि इसके अलावा शेष भाग में मौसम जो है वो शुष्क रहने का अनुमान भी है। और यहाँ पर मौसम वैज्ञानिक ने यह भी बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में कहीं कहीं वर्षा नहीं हुई है, यानी कि 30 नवंबर को, और मौसम जो है वो शुष्क भी रहा है। और इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान गोड्डा में और सबसे कम यानी कि न्यूनतम तापमान हजारीबाग में दर्ज किया गया है। और गोड्डा का यहाँ पर उच्चतम तापमान जो है वो 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हजारीबाग का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। अब एक और न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, जहाँ पर बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात फेंगल का असर जो है वो झारखंड में दिखने भी लगा है। और ये भी बोला जा रहा है कि इसका असर जो है वो 3-4 दिनों तक दिखेगा, यानी कि अगले 3-4 दिनों तक ये जो मौसम बना हुआ है और इसका जो असर है उसको हमें जैसे तैसे झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। और यहाँ पर मौसम केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया है कि यहाँ पर ये जो फेंगल चक्रवात है, जिसे फंजाइल भी बोला जा रहा है, शनिवार को देर शाम दक्षिण भारत के कराईकल और महाबलीपुरम को पार करेगा और इस दौरान जो हवा की रफ्तार है वो 70 से 80 किलोमीटर तक रहने का अनुमान है। और अभिषेक आनंद ने यह भी कहा है कि इस तूफान का असर झारखंड में देखने को मिलेगा, जो कि मिल भी रहा है। हालांकि यह असर आंशिक ही होगा, ज़्यादा इसका तगड़ा असर यहाँ पर झारखंड के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि दक्षिणी झारखंड में कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी होगी और उससे सटे मध्य भागों में बूंदाबांदी होने की संभावना है और अन्य भागों में दिन का जो तापमान है वो घटेगा और रात का तापमान जो है वो बढ़ भी सकता है। और मौसम वैज्ञानिक ने यह भी कहा है कि जब तक फेंगल का असर रहेगा झारखंड में ठंड का यहाँ पर एहसास जो है वो नहीं होगा। हालांकि जैसे ही बादल छट जाएंगे और जैसे ये मौसम जो है वो साफ हो जाएगा, उसके बाद ठंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पड़ने वाली है, कड़ाके की ठंड। और यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि 4 दिसंबर के बाद इसका असर खत्म होगा और उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसकी वजह से झारखंड में कड़ाके की यहाँ पर जो ठंड है वो पड़ने की संभावना है। अब यहाँ पर भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक ने यह भी बताया है कि कोल्हान प्रमंडल, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ, सिमडेगा जिले आते हैं, वहाँ हल्की बारिश देखने को मिलेगी। पलामू और यहाँ पर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में बारिश नहीं होगी। अब यहाँ पर तापमान जो है वो हमें घटता बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर झारखंड से चलने वाली कई ट्रेनें 5 दिसंबर तक रद्द कर दी गई हैं। आद्रा मंडल के अंतर्गत नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण बर्धमान हटिया बर्धमान मेमो एक्सप्रेस 30 नवंबर से 5 दिसंबर तक रद्द रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पर आद्रा बरकाकाना आद्रा मेमो, रांची आसनसोल रांची मेमो, इसके अलावा बोकारो स्टील सिटी रांची बोकारो, साथ ही साथ यहाँ पर स्टील सिटी पैसेंजर और इसके अलावा टाटा हटिया टाटा नगर
सागर एक्सप्रेस और खड़गपुर रांची खड़गपुर मेमू भी 1 से यहाँ पर 5 दिसंबर तक रद्द रहेंगी। इन ट्रेनों का परिचालन रद्द होने के साथ साथ रांची हावड़ा वंदे भारत समेत कई बदले हुए रूट से चलेंगी। अब कौन कौन सी ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी, चलिए वो भी जान लेते हैं। जैसे कि रांची हावड़ा रांची वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची हावड़ा रांची एक्सप्रेस, इसके अलावा रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस और रांची दुमका एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से होकर चलेंगी। इसके अलावा रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस 3 को परिवर्तित मार्ग मुरी बरकाकाना चंद्रपुरा होकर चलेंगी। दुमका रांची एक्सप्रेस, इसके अलावा हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस और धनबाद अलपुच्छा एक्सप्रेस यहाँ पर 2 से 5 दिसंबर तक बदले हुए रूट से चलेगी। और वहीं पर टाटा हटिया एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो आंध्रा मंडल के अंतर्गत रोलिंग लॉ कर लिया जाएगा और इस कारण यहाँ पर रांची रेल मंडल से परिचालित टाटा हटिया एक्सप्रेस जो है वो 6 को चांडिल गोंडा बिहार मुरी होकर चलेगी। इसके अलावा रांची आनंद विहार टर्मिनल रांची साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है। ट्रेन संख्या 02877 रांची आनंद विहार टर्मिनल यहाँ पर साप्ताहिक स्पेशल 6 से 27 दिसंबर तक हर शुक्रवार को रांची से प्रस्थान करेगी। तो इस तरीके से ये डेटा डिटेल्स निकल कर आई है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है पलामू से, जहाँ पर पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में स्थित डोकरा क्रशर माइंस पर अपराधियों ने शुक्रवार की देर रात 7 राउंड की फायरिंग की है और जिस जगह पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है वह अशोक धानुका का बताया जा रहा है और वह रांची के रहने वाले हैं। उनका क्रशर पंचमुखी कोल माइंस एंड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। पुलिस ने घटना में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से पुलिस को 3 खोखा समेत अन्य यहाँ पर हथियार भी मिले हैं। और आखिर ये घटना कैसे घटित हो गई, चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो जानकारी के मुताबिक 6 अपराधी शुक्रवार की रात यहाँ पर 11 बजे के आसपास 3 बाइक पर सवार होकर पलामू के डोकरा क्रशर में आए थे और अपराधियों ने यहाँ पर बाइक को घटनास्थल से करीब 200 मीटर की दूरी पर अंधेरे में खड़ा कर दिया और वे पैदल ही यहाँ पर क्रशर के अंदर घुस गए और सभी अपने मुंह को कपड़े से ढके हुए थे और सिर पर टोपी पहने हुए थे ताकि कोई पहचान ना पाए। और क्रशर में यहाँ पर घुसने के बाद वे सभी कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करने लग गए। जिस समय अपराधी क्रशर के अंदर घुसे उस वक्त वहां काम करने वाले 3 कर्मचारी खाना खा रहे थे और उसी समय उन लोगों ने अपराधियों को घुसते देखा तो वे वहां से भाग गए अपनी जान को बचाकर और उनका मोबाइल भी छीन लिया। और इसके बाद एक कर्मचारी को अपराधी पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वह भी भाग निकला। और ये संभावना यहाँ पर बताई जा रही है कि रंगदारी के लिए ही इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है और सारी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर झारखंड में नवगठित हेमंत सोरेन की सरकार के पहले विधानसभा सत्र को लेकर औपबंधिक कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं और 9 दिसंबर से 4 कार्य दिवस वाले इस सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा और अगले दिन 10 दिसंबर को नए अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। वही 11 दिसंबर को ही दूसरी पाले में सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट लेकर आएगी। सत्र के आखिरी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और अनुपूरक बजट पर वाद विवाद होगा। और इधर झारखंड विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है और 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र आहूत करने का यहाँ पर प्रस्ताव राज्य सरकार ने दे दिया है और राज्य सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपनी सहमति दे दी है। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार अनुपूरक बजट लेकर आएगी और मैया सम्मान योजना की राशि सहित दूसरी योजनाओं के लिए सरकार सदन में यहाँ पर अनुदान मांग रखेगी। और मैं आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन सरकार का जो विस्तार है वो सप्ताह भर के अंदर हो सकता है और सीएम हेमंत सोरेन सभी घटक दलों के साथ कैबिनेट बंटवारे को लेकर चर्चा तो फिलहाल कर ही रहे हैं और अपने दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने कांग्रेस के आला नेताओं से भी इस मुद्दे पर चर्चा तो की ही थी। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को जो करारी हार मिली है उसका यहाँ पर शनिवार को समीक्षा बैठक की गई और भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बाबूलाल मरांडी पार्टी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की और समीक्षा बैठक में पार्टी ने सभी प्रत्याशियों को बुलाया था और चुनाव हारने वाले प्रत्याशियों से 1-to-1 फीडबैक भी लिया और वहीं पार्टी ने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि किस प्रकार और कहां पर उनसे चूक हो गई
अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर मांडर थाना क्षेत्र के बिसाहा खटंगा गांव निवासी एरेनियोस टोपो, जिनकी उम्र 56 वर्ष बताई जा रही है, कि शुक्रवार सुबह में उनके घर के नजदीक स्थित खेत में धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। और जिसके बाद शनिवार को स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मांडर थाना के गेट के बिल्कुल सामने NH 74 मार्ग को जाम कर दिया था, और जिससे रोड के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। हालांकि अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को समझाने बुझाने के बाद जाम को हटाया जा सका था। अगली खबर, जैसा कि हम सबको पता है कि झारखंड में मैट्रिक की परीक्षा का जो आयोजन है वो फरवरी माह में होता है। इस बार भी यह परीक्षा इसी माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित होगा, और इसके लिए यहाँ पर 30 नवंबर से मैट्रिक का जो फॉर्म है वो जमा होना शुरू हो चुका है, और यह प्रक्रिया 14 दिसंबर तक चलेगी। और परीक्षार्थी अपना फॉर्म बगैर किसी विलम्ब शुल्क के इस अवधि के दौरान कर सकते हैं। जैक यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है, और यहाँ पर जारी पत्र के अनुसार परीक्षार्थी अपना आवेदन विलम्ब शुल्क के साथ 15 से 21 दिसंबर के बीच कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने हैं अपनी जेब से, तो आप 14 दिसंबर तक फॉर्म को जमा कर देना। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज, जहां पर जेक द्वारा जारी पत्र के अनुसार बिना विलम्ब शुल्क के जमा आवेदन को जिला शिक्षा पदाधिकारी 17 दिसंबर तक सत्यापित करेंगे। वहीं विलम्ब शुल्क के साथ आए आवेदन का सत्यापन 23 दिसंबर तक होगा। वहीं साल 2024 की इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए जो आवेदन है वो 30 नवंबर से ही जमा होगा। परीक्षार्थी अपना आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in के माध्यम से जमा करा सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा 2026 में होने वाली जो बोर्ड परीक्षा है उसके लिए रजिस्ट्रेशन जारी है, और छात्र 14 दिसंबर तक बिना विलम्ब शुल्क के रजिस्ट्रेशन जो है वो करा सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर झारखंड में नई सरकार का गठन तो हो चुका है, और शपथ लेते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं को रोजगार देने का ऐलान भी कर दिया है। हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि वे 1 जनवरी से पहले 2025 में होने वाली भर्तियों का एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर देंगे, और साथ ही साथ जितनी भी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम बाकी हैं उन्हें जल्द से जल्द रिलीज करेंगे। और इन यहाँ पर भर्तियों में सबसे प्रमुख भर्तियाँ जो हैं वो JPSC और JSSC की हैं। झारखंड में सबसे मुख्य परीक्षाओं में से सहायक आचार्यों के 26,001 पद, JSSC CGL के 2,025 पद, इसके अलावा JPSC के यहाँ पर 342 पद, झारखंड पुलिस के 4,919 पदों पर परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, और इनके परिणाम का अभ्यर्थियों को लंबे समय से इंतजार है। CM हेमंत सोरेन के स्टेटमेंट के अनुसार जल्द ही यहाँ पर छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा। उत्पाद सिफी, इसके अलावा सिपाही समेत अन्य भर्तियों को यहाँ पर सरकार बनने पर जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। नई परीक्षाओं के भर्ती के लिए एग्जाम कैलेंडर भी 2025 के पहले जारी कर दिया जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि हेमंत सरकार ने जो वादा किया है या फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही हैं वो हमें धरातल पर करता हुआ या फिर होता हुआ देखने को जल्द ही जल्द शायद मिल भी जाएगा। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर जन वितरण प्रणाली दुकानों से नवंबर माह से सभी राशन कार्डधारियों को मिलने वाली राशन में गेहूं का मात्रा बढ़ा दिया गया है, और ये जो लाभ है वो लाल, हरा और पीला तीनों कार्डधारियों को दिया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार नवंबर माह से सरकार ने हर कार्डधारियों को मिल रहे चावल और गेहूं के कोटा में यहाँ पर बदलाव करने का निर्णय लिया है। ग्रीन कार्डधारियों को पहले सिर्फ प्रति यूनिट 5 किलो चावल मिलता था। अब नवंबर माह से ग्रीन राशन कार्डधारियों को 3 किलो चावल तथा 2 किलो गेहूं मिलेगा। इसका वितरण भी शुरू हो गया है। ग्रीन कार्डधारियों को बैकलॉग राशन भी दिया जा रहा है। फरवरी 2024 तक का बैकलॉग दिया जा चुका है, और इसके लिए यहाँ पर ग्रीन कार्डधारियों को माह में 2 बार राशन दिया जा रहा है, एक बार बैकलॉग तथा दूसरा चालू माह का। और इसी तरह अंत्योदय यानी कि पीला कार्डधारियों को भी अब हर माह 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलेगा। पहले केवल 35 किलो चावल ही मिलता था। गरीबी रेखा के नीचे वाले कार्डधारियों को भी अब प्रति यूनिट 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं दिया जा रहा है। अब इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है, जहां पर इस माह कार्डधारियों को प्रति कार्डधारी 1 किलो नमक दिया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री। हालांकि पहले भी फ्री में दिया जाता था, लेकिन उसके बाद बीच में 1 रुपया चार्ज किया जा रहा था। अब बिल्कुल उसको हटा दिया गया है। अब आपको फ्री में यहाँ पर नमक दिया जाएगा।
जबकि चीनी केवल अंत्योदय कार्डधारियों के लिए आया है। चीनी की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जाता है कि अधिकांश दुकानों में गीली चीनी की आपूर्ति हो रही है। कार्डधारियों को यहाँ पर 26 रुपये प्रति किलो चीनी मिल रहा है। हालांकि इसके खरीदार बहुत नहीं हैं और इस माह के राशन में कार्डधारियों को चना दाल भी दिया जा रहा है और प्रति कार्डधारी 1 किलो चना दाल दिया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो ये सिर्फ यहाँ पर एक ज़िले की बात नहीं है, ज़्यादातर ज़िलों में इसी तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ धनबाद की बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर धनबाद की ये न्यूज़ निकल कर आ रही है, जबकि यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल सभी ज़िलों में जो हाल है वो कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर झरिया थाना क्षेत्र के बाटा मोड़ स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में शुक्रवार को एक बुजुर्ग दंपत्ति से एक युवक ने 21,000 रुपये की ठगी कर ली और घटना के बाद ठगी करने वाला युवक जो है वो फरार हो चुका है। घटना बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और यहाँ पर घटना की सूचना मिलते ही झरिया पुलिस बैंक पहुंची और बैंक कर्मी से इस घटना को लेकर काफ़ी सारे सवाल भी पूछे हैं। और यहाँ पर भुक्तभोगी दंपत्ति झरिया के कोयरी बांध स्थित साहू धर्मशाला के पास के रहने वाले हैं। झरिया पुलिस बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज यहां पर खंगालने में जुटी हुई है। अगली खबर, मोराबादी स्थित रांची विश्वविद्यालय सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर लगभग 2 महीने से रेनोवेशन के काम के कारण बंद सेंट्रल लाइब्रेरी 1 दिसंबर से विद्यार्थियों के लिए खुल जाएगी। शुक्रवार को रांची विवि के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा और डीएसडब्ल्यू डॉक्टर सुदेश कुमार साहू ने सेंट्रल लाइब्रेरी का निरीक्षण किया और इसके रेनोवेशन का काम तेजी से हो रहा है और यहाँ पढ़ने की तैयारी के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर विधानसभा चुनाव के बाद भाकपा माले ने शुक्रवार को पार्टी कार्यालय महेंद्र सिंह भवन में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा की और इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा की गई स्टैंडिंग कमेटी के बैठक में बगोदर और धनवार सीट पर माले की हार पर चर्चा की गई। और इस मौके पर भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, पोलित ब्यूरो कॉमरेड जनार्दन प्रसाद और राज्य सचिव मनोज भक्त सहित पार्टी के अन्य नेता भी उपस्थित थे। चर्चा के बीच बगोदर के पूर्व विधायक विनोद सिंह और धनवार से पूर्व विधायक राजकुमार यादव मौजूद रहे और माले की ओर से पार्टी और संगठन को विस्तार देने पर भी चर्चा हुई। निर्वाचित विधायकों निरसा से अरूप चटर्जी और सिंदरी से चंद्रदेव महतो का भी स्वागत किया गया और साथ ही ये भी बताया गया कि झारखंड गठन के बाद पहली बार एक साथ भाकपा माले के 2 विधायक चुने गए हैं।